नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 24 सितंबर 2020। आज हमें द हिंदू के 3 आर्टिकल को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया है उसका नाम है सीइंग डिस्टोपिया इन इंडिया डेमोक्रेसी। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है डेमोक्रेसी। इस यूनाइटेड नेशन द्वारा 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी घोषित किया गया। यूएन द्वारा इस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी पर सभी कंट्रीज़ का क्या स्टेटस रहा डेमोक्रेसीज को लेके, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही डेमोक्रेसी प्रिजर्व करने में, ह्यूमन राइट्स को, डेवलपमेंट्स को, गोल्स को प्राप्त करने में, और इंडिया का इस स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी में स्थान कुछ अलग है क्योंकि आज इंडिया द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है। जो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो चैलेंजेस को रिजॉल्व करना, और स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी में एक अच्छा ग्रोथ व स्थान पाने के लिए इंडिया को कुछ नए स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे इंडिया की डेमोक्रेसी और अच्छी बन सके। इंडिया एक जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें इलेक्शंस के समय बहुत सारी पार्टीज़ द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाता है और पब्लिक द्वारा भी इस डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया जाता है राइट टू वोट का इस्तेमाल करके। और भारत की डेमोक्रेसी में बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चर है ना डेमोक्रेसी का इंडिया की, वो काफ़ी अच्छा है, सिस्टम है वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में। इंडिया का इस डेमोक्रेसी सिस्टम में इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद, उस पार्टीज़ द्वारा चेंजेस, डेवलपमेंट, लोगों के हित में काम करने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। इस डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट है प्रेस, मीडिया और जुडिशरी जो बिना डरे अपने अपने दायरे में रहकर डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं। एक डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन, उसके एक बहुत अहम रोल होता है। इस डेमोक्रेसी के अनुसार ही पर्सन्स को सिविल लॉ राइट दिए जाते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो जाता है डेमोक्रेसी में रहने वाले पर्सन में, तो उन्हें हेल्प दी जाती है सिविल लॉ द्वारा कोर्ट्स में। यह सारे काम एक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कई बार पार्टीज़ द्वारा कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट बनाई जाती है इस डेमोक्रेसी में जो पब्लिक के लिए काम ही नहीं करती, सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए पॉलिसीज़, स्कीम्स को बनाती है जिनसे ज़्यादा बेनिफिट हो उनकी गवर्नमेंट, ना कि पब्लिक को। ऐसी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कॉमन पर्सन्स की प्रॉब्लम बढ़ेंगी या फिर ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट का एक अहम रोल है जिसका एजेंडा होना चाहिए कि सिटीजन्स को डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाया जाए। वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में आज डेमोक्रेसी है, लेकिन हर एक कंट्री के आउटकम बहुत अलग हैं एक दूसरे से। आगे बोला जाता है कि सिटीजन से ही एक व्यू लिया गया इस डेमोक्रेसी के लिए कि कितनी उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हुई डेमोक्रेसी आने से। लेकिन इस डेमोक्रेसी से सिटीजन्स की लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब उनके द्वारा क्या डिमांड की जा रही है उस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट द्वारा किस तरीके से उस डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है। 2020 में टॉप 10 में आने वाली कंट्रीज़ में ज़्यादा डेमोक्रेसी है वेस्टर्न यूरोप की। तो कुछ कह सकते हैं कि वेस्टर्न यूरोप द्वारा, वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होता है पब्लिक पर, उनके सोशल इकॉनमी को अच्छा करना। दूसरी साइड यूएसए को सुपर पावर देश बोला जाता है जिसकी डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छी है और इकॉनमी मजबूत होने के बावजूद भी यूएसए द्वारा टॉप 20 कंट्रीज़ की लिस्ट में अपना स्थान बना पाया अभी। और इंडिया द्वारा इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में 144 रैंक रही 153 कंट्रीज़ में से। तो कह सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ की गवर्नमेंट, जिससे एक मिडिल क्लास की सोशल स्टेटस तो ख़त्म किया जाता है, उसकी आवाज़ पर भी रोकथाम लगा दी जाती है और इकॉनमी मिडिल क्लास पर्सन की ख़त्म ही होती चली जाती है। पिछले कुछ सालों में इंडिया का रैंक काफ़ी ड्रॉप हुआ इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में। आज गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इंडिया का हैप्पीनेस रिपोर्ट कम क्यों है और कहाँ रहा। आज इंडिया में डेमोक्रेसी के बावजूद भी पर्सन की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है और ज़्यादा रहना मुश्किल होता ही जा रहा है उन लोगों के लिए। इस डेमोक्रेसी में एक पर्सन का पहले के मुकाबले में पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कास्ट प्रॉब्लम, देश को एक लाइन में रन करना, अच्छे रूल्स पॉलिसीज़ जो देश को ग्रो करें, इसके लिए डेमोक्रेसी को बनाया गया था इंडियन लीडर्स द्वारा पास्ट में। आज के भारत के 2 लीडर्स द्वारा सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा बोला गया था कि भारत में गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंतर्गत बने जिससे ज़्यादा लाभ होगा पर्सन को और पर्सन द्वारा ही बने। अगस्त 1947 की स्पीच में नेहरू द्वारा भारत के आज़ादी के लिए बोला गया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसके मौलिक अधिकार
उसे अच्छे से रखा जाए, जिसके लिए डेमोक्रेसी को बनाया जाएगा, जो हर एक व्यक्ति को उसकी पहचान और जस्टिस देने योग्य एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सकेगी हर एक पर्सन को। लेकिन नेहरू द्वारा यह नहीं कहा गया कि गवर्नमेंट द्वारा यह सब दिया जाएगा। आज जितने भी इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के, उन पे ज़्यादा विश्वास यह होता है कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सकेगा उनके थ्रू, लेकिन उन इंस्टीट्यूशन को रन किया जाता है पर्सन द्वारा ही। तो इंस्टीट्यूशन एक अच्छे से काम तभी कर सकता है जब वहाँ पर ऑफिशियल पर्सन अच्छे से काम करेंगे, तभी पर्सन द्वारा ही उस इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है विश्वसनीय। जैसे कि 1960 में यूएस में कुछ मूवमेंट हुए, ब्लैक एम्पावरमेंट, वुमेन एमेंसिपेशन और सेक्सुअल लिबरेशन। इन मूवमेंट्स को पर्सन द्वारा ही लाया गया था, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट का, लेकिन इस मूवमेंट का मकसद था वो इन सभी द्वारा हासिल किया गया था। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन को विश्वसनीय पर्सन द्वारा ही बनाया जाता है और ख़त्म भी उन पर्सन द्वारा ही किया जाता है। आगे बोला जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का रूल सिर्फ इतना नहीं कि प्रत्येक पर्सन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने काम पर ध्यान दे, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल बल्कि ये होना चाहिए कि उस पर्सन की कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए, जिसके लिए उस पर इन्वेस्टमेंट होती रहनी चाहिए स्टेट द्वारा, उसकी लाइफ पर, एजुकेशन पर, हेल्थ सेक्टर पर, जिससे डेवलपमेंट की जा सके। अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगी हर एक इंडिविजुअल पर, तो वो अच्छे से कैपेबिलिटीज़ को एक फील्ड एरिया में बढ़ा सकता है, जिससे वो फंक्शनिंग अच्छे से कर पाएगा और अपनी वैल्यू को भी पहचान पाएगा। हेल्थ और एजुकेशन पर ही नहीं, बल्कि स्टेट द्वारा कुछ पॉलिसीज़ प्रोग्राम को चलाया जाए, जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जा सके सही प्लेस पर, जिससे वो अपनी सेल्फ हेल्प कर पाए। एक पर्सन द्वारा अपनी कैपेबिलिटीज़ इंटरेस्ट एरिया में अकेले अच्छे से नहीं कर सकता डेवलपमेंट, जिसके लिए स्टेट द्वारा हेल्प दी जानी चाहिए। एक पर्सन जो गरीबी में पैदा होता है और एक वुमेन जिसके पास अच्छे प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन दोनों पर एजुकेशन को लेने में दोनों पर रोकथाम लगा दी जाती है। और भारत में कास्ट सिस्टम के कारण बहुत सारी छोटी छोटी कास्ट है को एजुकेशन नहीं मिल पाती, जो उन कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है, जिससे उनके बच्चे एजुकेशन ले सकें। लेकिन फ़ीस ज़्यादा होने के कारण स्मॉल कास्ट के पर्सन हमेशा ही एजुकेशन से दूर कर दिए जाते हैं, जिससे पर्सन की ग्रोथ हो ही नहीं पाती। यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट द्वारा पर्सन की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसमें ज़्यादातर एजुकेशन और हेल्थ पर वो रिपोर्ट रेडी की जाती है, जिससे भारत का स्थान अच्छा ही नहीं है। आज उस रिपोर्ट में 2019 में इंडिया 129 स्थान पर रहा, तो कह सकते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है अगर इन सब चैलेंजेस को सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो जिससे आज इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस आते ही जाएंगे और आ ही रहे हैं। आज इंडिया का स्थान काफ़ी कम है ह्यूमन डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी को बनाया जाता है गवर्नमेंट के आधार पर, गवर्नमेंट के कार्य करने वाले उन पर्सन द्वारा, तभी जाकर डेमोक्रेसी बनती है। डेमोक्रेसी को इसलिए बनाया गया जिससे लोगों को राइट टू वॉइस हो की गारंटी के लिए, और पर्सन द्वारा डेमोक्रेसी इसलिए अडॉप्ट की गई जिससे वे खुद पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, जिससे वे भी हिस्सा ले सकें इस डेमोक्रेसी में। फ्रीडम और कैपेबिलिटीज़ एक पर्सन की उसके डेमोक्रेसी को दर्शाती है। अंत में बोला जाता है कि आज इंडिया डेमोक्रेसी जिन गोल्स, लॉस, रूल्स को बनाया गया था पास्ट में, आज उन्हीं का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लाया गया था 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत, जिससे स्टेट द्वारा प्रमोट किया जाएगा हेल्थ को और एजुकेशन को, हर एक पर्सन को। लेकिन आज उन सब पर आज कम ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिया का स्थान इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कम होता जा रहा है। अच्छी इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण हेल्थ सिस्टम में, जिसके कारण आज इंडिया कोविड-19 की महामारी में फंस कर रह गया है। इस कोविड-19 में बहुत लोगों की मौत हुई बड़े स्केल पर। ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आती जा रही है जहां हॉस्पिटल्स में आज, और आज गवर्नमेंट द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। और अगर किसी पर्सन द्वारा ये सब सवाल उठाए जाते तो उसे दबाया जाता है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, की राइट को ख़त्म कर दिया जाता है। एक एजेंसी की रिपोर्ट द्वारा ऐसा ही कुछ दर्शाया गया आंध्र प्रदेश में, जहां एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है पब्लिक में, जिसके द्वारा सिर्फ रिव्यू मीटिंग में मेंशन किया गया था कि बहुत कम बेड्स हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। उसकी आवाज़ के लिए
उसे दोषी ठहराया गया। तो कह सकते हैं कि आज इंडिया उस डेमोक्रेसी में रह रहा है जहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रूल है, मतलब कि एक प्रत्येक गवर्नमेंट जो अपनी मनमानी करती है, अपने अगेंस्ट में किसी को भी नहीं बोलने देती है और इंसानों को, जिससे बहुत ज़्यादा इस डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम होती जा रही है और ये धीरे धीरे करके एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनता जा रहा है। तो आइए चलते हैं हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसकी तरफ है, वेटिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ फीमेल लीडरशिप। इस आर्टिकल का कंटेंट है वुमेन लीडरशिप। इस आर्टिकल में वैसे बात बोली जा रही है वुमेन लीडरशिप को लेकर। आज जर्मनी, ताइवान, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में एक फ़ीमेल द्वारा देश को चलाया जा रहा है। इन तीनों देशों में फ़ीमेल लीडर्स होने के कारण ही उनके द्वारा इस कोविड-19 की महामारी को अच्छे से स्प्रेड होने से रोका गया सभी कंट्रीज़ के मुकाबले में। और रिसर्चर्स की रिपोर्ट द्वारा बोला गया कि यूएसए में जहाँ पर स्टेट्स में एक वुमेन गवर्नर है, वहाँ पर कोविड-19 से कम लोगों की मौत हुई है और वहाँ पर कोविड कम स्प्रेड हुआ है। बोला जाता है कि फीमेल गवर्नर द्वारा ज़्यादा अच्छे डिसीजन लिए गए शुरुआती दौर में जब कोविड-19 फैलना स्टार्ट हुआ था। वुमेन लीडरशिप द्वारा ज़्यादा से अच्छे से काम किया जाता है मेल लीडर्स के मुकाबले में, और इस कोविड में अच्छे से काम किया गया इन फीमेल लीडर्स द्वारा। कई पर्सन द्वारा इस डेटा को रॉन्ग कहा गया है, जो मानते ही नहीं है अभी भी कि वुमेन को सोसाइटी में, जिनके द्वारा उन्हें जूनियर माना जाता है मेल के अगेंस्ट में हमेशा ही। इन सभी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार यह शो किया जाता है कि बहुत सारी फीमेल्स लीडर्स द्वारा अच्छे से एक कंट्री को चलाया जा सकता है, जैसे कि एक मेल द्वारा। और इस स्टडीज़ द्वारा सिर्फ बताया जाता है कि एक फ़ीमेल में भी उतनी ही क्वालिटीज़ हैं जितनी एक मेल में लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। आगे बोला जाता है कि फीमेल लीडर्स द्वारा कुछ डिफरेंट और अच्छे से काम किया जाता है। उनके द्वारा एक देश में अच्छे से पॉलिसीज़ प्रोग्राम को बनाया व लागू किया जाता है, जिससे प्रत्येक पर्सन और हर एक वुमेन को एम्पावर किया जाता है। एस्टर डफ्लो और रघवेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा एक स्टडी को कंडक्टेड किया गया, जिसमें उस सिस्टम्स के बारे में जाना गया जिसमें ग्राम पंचायत में प्रधान बनने के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को। 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, जिसमें सभी स्टेट द्वारा 1/3 पोजीशन को रिजर्व किया गया प्रधान के लिए, वुमेन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जिसके बाद से ही भारत के विलेजेस में रिजर्वेशन दिया गया वुमेन्स को पंचायती राज में, जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आए उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, जिससे बहुत सारे डिफरेंसेस आए जेंडर्स अलग होने से पंचायत में। ज़्यादातर मेल प्रधान द्वारा ही उन्हीं जगहों पर इन्वेस्टमेंट की जाती थी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो मेल को। लेकिन इन वुमेन प्रधान द्वारा बिना किसी ओन बेनिफिट के उनके द्वारा अच्छे से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी की गई, जिससे सभी को पानी मिले, उन सब चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई वुमेन द्वारा। और ये सब एक वुमेन लीडर द्वारा अच्छे से कार्य किए गए थे, जिससे पब्लिक के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है वुमेन को, जिससे जेंडर के बीच में आए गैप को ख़त्म किया जा सके। वुमेन को राइट टू वोट का भी अधिकार दिया गया मेंस के समान। लेकिन सवाल आता है कि आज भी कितने प्रतिशत वुमेन को स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन में खड़े होने दिया जाता है, और कितने वुमेन को वो पद दिए जाते हैं लीडरशिप के, और कितने प्रतिशत वुमेन को पोजीशन दी गई है गवर्नमेंट में अच्छे स्थान पर। इंडिया में आज़ादी के बाद से ही वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया, जिससे वुमेन को अलाउड कर दिया गया वोट देने से 1950 से ही, और साथ ही में वुमेन को इक्वल राइट दिए गए मैन के समान जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 1951 से। लेकिन यह जो डेवलपमेंट हुई ना राइट टू वोट को वुमेन को लेकर, उससे पहले भी वुमेन द्वारा काफ़ी स्ट्रगल किया गया था यूएसए और वेस्टर्न यूरोप कंट्री द्वारा। यूएसए में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ही वुमेन को राइट दिए गए वोट के लिए 1920 में, और यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में वोट का अधिकार वॉर के समय पर दिया गया था वुमेन्स को, क्योंकि वॉर के समय गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा बैटल फील्ड में चले गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत, जिससे कोई था ही नहीं देश को रन करने के लिए। तब वुमेन द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया इलेक्शन में, जिससे उन मैन ऑफिसर्स की कुर्सी और देश को संभाला गया था वुमेन द्वारा। और इन्हीं कारणों से यूरोप में फीमेल को छोटा समझना ख़त्म कर दिया गया था, और वुमेन को राइट भी दिया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में। और इंडिया में बहुत सारे फीमेल लीडर्स रहे, जैसे इंदिरा गांधी, जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज और ममता बनर्जी द्वारा जैसे देश को चलाया गया।
लेकिन इन फीमेल लीडर्स पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था मेल लीडर्स द्वारा। जैसे कि इंदिरा गांधी एक ऐसे फीमेल लीडर थे जो पूरे पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही फीमेल थी, जिसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की जाती थी। और आज की गवर्नमेंट में फ़ीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। इस गवर्नमेंट में फ़ीमेल मेंबर्स सिर्फ 10% ही हैं टोटल मिनिस्टर्स के स्ट्रेंथ में। आज भी फीमेल का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में। और मिस बनर्जी सिर्फ एक ऐसी फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं पूरे भारत में। भारत में फ़ीमेल्स का कम रिप्रेजेंटेशन होता है, जिससे आज भी वो बड़े स्केल पर, बड़ी जगह पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिससे जेंडर इनइक्वालिटी का गैप बढ़ता ही जा रहा है। 2019 के इलेक्शन में लोकसभा में ज़्यादा फीमेल्स द्वारा इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन की गई थी, लेकिन फिर भी लोकसभा में सिर्फ 14% ही वुमेन फीमेल रही थी, जिसके कारण आज इंडिया 143 रैंक पर है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट में। वहीं दूसरी ओर रवांडा जैसी स्मॉल कंट्री में वुमेन की सीट 60% तक रही लोअर हाउसेस में, जिन्हें हासिल किया गया था वुमेन द्वारा ही। आज वुमेन द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया जाता है। जब उनके द्वारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है, उनके लिए कुछ अलग से लीगल रूल्स लाने चाहिए, जिसमें उन्हें भी सेम रिस्पेक्ट मिल सके एक मेल के मुकाबले। कुछ कोटास को बनाना चाहिए वुमेन के लिए। रिजर्वेशन तो दिया ही हुआ है ग्राम पंचायत में वुमेन को 1990 से, और कोटास भी दिए गए हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वुमेन रिजर्वेशन बिल के अनुसार। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्हें मेन के समान समझा ही नहीं जाता गवर्नमेंट में। इस रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में लाया गया था HD देवी गौड़ा की गवर्नमेंट द्वारा 1996 में। उस समय मेल मेंबर्स द्वारा इसका विरोध किया गया इस बिल का, लेकिन उसके बाद भी NDA और पिछली गवर्नमेंट द्वारा इन बिल्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जिसे पास ही नहीं किया गया था। लेकिन राज्यसभा द्वारा कहीं जाकर 2010 में इस बिल को पास किया गया, जिसके लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल आवश्यक था, लेकिन फिर भी इस बिल को पास किया गया था 2010 में बिना लोकसभा के। अंत में बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर NDA और UPA गवर्नमेंट द्वारा मिलकर कोशिश की जाए। पार्लियामेंट में लोकजाम को साइड रखकर अगर दोनों मिलकर इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो कुछ हो सकता है, जिससे रिजर्वेशन दिया जा सकेगा। इससे से ज़्यादा वुमेन को गवर्नमेंट में शामिल किया जा सकेगा, और फीमेल के गवर्नमेंट में शामिल होने से अच्छे से पॉलिसीज़ को बनाया जा सकेगा, जिससे वुमेन को ज़्यादा अटेंशन दी जा सकेगी, जिससे पब्लिक जो डिस्क्रिमिनेशन माइंडेड है उनका वुमेन के लिए, वो अपना वोट उनको देने के लिए स्टार्ट करने लगेंगे। क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट में पब्लिक द्वारा वुमेन को राइट वोट नहीं दिया जाता। अभी भी वुमेन ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वुमेन का, और जिससे वुमेन को कोई नीड नहीं पड़ेगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोटास की। तो आइए अब हम चलते हैं हमारा जो थर्ड आर्टिकल है। उसका नाम है द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द होमलेस। इस आर्टिकल का कंटेंट है वो पर्सन जिनके पास कोई घर नहीं होता, उनके मेंटल इश्यूज़ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि स्पेनिश फ्लू से पास्ट में भारत में 66% तक पॉपुलेशन पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, जिससे गरीब पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और जिससे इंडिया की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिससे पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ी थी। और वैसा ही सेम इंसिडेंट आज हुआ है, जिससे इस कोविड के बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्राइवेट सुविधाओं को आज बंद कर दिया गया है, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स और बेसिक फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, जिससे लोअर और मिडिल क्लास वाली कंट्रीज़ को लॉस होता ही जा रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा उन कंट्रीज़ में होमलेस पर्सनस को अफेक्ट हो रहा है, और वो पर्सन ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे, जिसके कारण उन पर्सन के पास आज कोई सिक्योरिटी नहीं है, और उन्हें स्कीम का भी कोई लाभ नहीं दिया जाता जो सोसाइटी के लिए चलाई जाती हैं। इन पर्सन्स के हेल्थ पर असर पड़ने से ये होमलेस के साथ साथ होपलेस भी फील करते हैं, जिनमें कोई भी आशा नहीं रह जाती जीवन योग्य जीवन जीने में। आज इस पेंडेमिक में भारत इतना सक्षम नहीं है कि हेल्थ सिस्टम को ठीक बना पाए, जिससे हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। बहुत सारी कंट्रीज़ द्वारा बहुत सारे लॉ रूल्स को लाया गया, जिससे इन पर्सन्स
को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। गवर्नमेंट द्वारा बहुत कम इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन इन सब पर, इन पुअर्स पर और इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट द्वारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है हेल्थ और सोशल डिस्टेंसिंग पर। और इन सब इश्यूज़ पर पहले नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन आज इस पैंडेमिक में गवर्नमेंट द्वारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है हेल्थ और सोशल सेक्टर्स में। स्टेट द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ह्यूमन पर, उस पर इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। उस पे उसके बॉर्न होने से ही एक पर्सन की हेल्थ और सोशली में उसे जब बराबर की फैसिलिटी दी जाती है, जिससे उसकी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाया जा सकता है। एक पुअर पर्सन पर ज़्यादा स्ट्रेस, जिससे मेंटल हेल्थ ख़त्म हो जाती है। और इस कोविड-19 की महामारी में डिस्ट्रेस के कारण लोगों के द्वारा सुसाइड और मेंटल डिसऑर्डर के केसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ा है उन पर्सन पर जो होमलेस हैं, जिनकी मानसिक संतुलन ख़त्म हो गया है, जिनके साथ वॉयलेंस किया जाता है, उन्हें असॉल्ट किया जाता है, जिन्हें ज़्यादातर घरों में बंद करके रखा जाता है, जिनसे उनकी और डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज भारत में कम से कम 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर सोते हैं और जिनके पास मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। इन होमलेस पर्सन जिनके पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें बल्कि हेल्प किया जाना चाहिए, लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। उन्हें हमेशा से ही मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर रखा जाता है। ये होमलेस पर्सन भी खुद इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी से डरते हैं, जिसके लिए वे ऐसे प्लेसेस पर रहते हैं जहाँ पर कोई पर्सन नहीं रहते, और ये सोसाइटी में बनाई जाने वाली स्कीम्स में इन्हें लाभ नहीं मिलता। और यह होमलेस इसलिए हो जाते हैं, गरीबी होने के कारण, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होने के कारण, नेचुरल और जो मैन मेड डिज़ास्टर होती हैं, हेल्थ और मेडिकल हेल्थ केयर टाइम से ना मिलने के कारण, इन सभी के कारण ये बहुत ज़्यादा वायलेंस को झेलते हैं। और गवर्नमेंट द्वारा कुछ भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे इनकी हालत और बिगड़ती जाती है। आगे बोला जाता है कि सोसाइटी की इस पीड़ित कैटेगरी को रिलीफ पहुंचाने के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए। यूएन द्वारा $2 मिलियन के फंड को इकट्ठा किया गया, जिससे इस ज़्यादा वल्नरेबल सोसाइटी को राहत दी जा सके, जिसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए ऐसे सेम, जिससे उन होमलेस पर्सन्स की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके, जिनके लिए इमरजेंसी केयर रिकवरी सेंटर को सेटअप किया गया, जिससे ट्रीटमेंट दिया जा सके इन पर्सन्स को, जिन्हें सेटअप किया गया 10 डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, और जिसके 5 सेंटर्स को सेटअप किया गया था 2018 में तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। और द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द बनियान मेंटल हेल्थ केयर को सेटअप किया गया, जिससे इन होमलेस पर्सन की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके और सोशली और अपॉर्चुनिटी दी जा सके इन पर्सन्स को, जो इन्हें नहीं दी जाती हैं सोसाइटीज़ में। इन सेंटर द्वारा इन होमलेसनेस पर्सन्स को एड दी जा सके, इनकी इंजरी में, हेल्थ में, इन्हें टाइम से खाना दिया जा सके इन सेंटर्स द्वारा, और अच्छी बेटर मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। लेकिन इन सब से सिर्फ उनकी स्किन पर आए हार्म को ही भरा जा सकता है, उनको सोशली केयर दी जाए और इस सोसाइटी द्वारा इन्हें निकाला ना जाए, जिससे होमलेस को बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जा सके सोसाइटीज़ में। इसके लिए गवर्नमेंट, डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर, इन सबको मिलकर काम करना होगा, जिससे इन्हें मदद मिले, और सेंटर द्वारा भी सपोर्ट दिया जाए डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, जिससे अच्छे से गवर्निंग की जा सके, और सेंटर गवर्नमेंट को एक्सपर्टीज़ बनाने चाहिए इन सेंटर में, जिससे उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उन पर्सन्स पर ध्यान दिया जा सके। तो आज हमने यहाँ पे 3 आर्टिकल को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।